हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी केमिस्ट्री में। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसके पहले हमने पढ़ा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो भाई अब क्या है, दुनिया में दुविधा उत्पन्न हो गई कि हम लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किस नेचर को सपोर्ट करें, वेव नेचर को सपोर्ट करें या पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करें। तो बहुत सारी चीजें जो थी वो पार्टिकल नेचर से सॉल्व हो रही थी और बहुत सारी चीजें जो थी वो वेव नेचर से सॉल्व हो रही थी। तो बाद में साइंटिस्टों का कहना हुआ कि हम एक काम करते हैं, हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सपोर्ट करते हैं। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो हम रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट का हम डुअल नेचर मानेंगे। डुअल नेचर मतलब वेव नेचर भी मान सकते हैं और पार्टिकल नेचर भी मान सकते हैं, तो डुअल नेचर मानेंगे, ठीक है। तो जब भी whenever light interacts with matter, हम कंसीडर करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। जब भी मैटर से इंटरेक्ट करेगा लाइट तो हम उसको बोलेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी मैटर से इंटरेक्ट करेगी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी मैटर से इंटरेक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी मैटर से इंटरेक्ट करेगी तो हम बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करेगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोगेट होगा, we will consider wave nature of electromagnetic radiation, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर से इंटरेक्ट करेगी तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कौन सा नेचर मानेंगे, पार्टिकल नेचर मानेंगे। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोगेट हो रही होगी यानी फैल रही होगी, तो प्रोपोगेट हो रही होगी तो उसको हम बोलेंगे क्या, वेव नेचर बोलेंगे, ठीक है। तो ये डुअल नेचर की कहानी हो गई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो हेंस we have to consider dual nature of electromagnetic radiation, है ना। आफ्टर दिस हम पढ़ेंगे, we will also study that some microscopic particles like electron also show duality of wave particle nature, है ना। बाद में हम अब इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी डुअल नेचर शो करते हैं, वेव और पार्टिकल दोनों की तरह नेचर शो करते हैं। तो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या शो करेंगे, वेव पार्टिकल डुअलिटी शो करेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें पढ़ना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट है टॉपिक है जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम जिसे बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें पढ़ना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या था, दिस इज द एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एटम में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, इसका सबूत है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो हम बोर मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। बोर मॉडल के लिए जो डेवलपमेंट्स हुए थे, है ना, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल, वो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्टडी के बाद ये पता चला था कि
जो एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम में वो क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। और इसी क्वांटाइजेशन के आधार पर बोर मॉडल टिका हुआ है, ठीक है। इसी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स के आधार पर बोर मॉडल टिका हुआ है, जिसकी स्टडी किसमें हुई थी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हुई थी। तो सबसे पहले तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, उसके पहले हम एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को समझते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है उसको समझते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये होता है कि जब भी प्रिज्म से, है ना, प्रिज्म आप जानते होंगे प्रिज्म, तो जब भी हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, ये हमारी व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, तो प्रिज्म स्कोप पे हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, व्हाइट लाइट सेपरेट हो जाएगी। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, व्हाइट लाइट क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। किसमें, 7 डिफरेंट कलर्स में, क्योंकि व्हाइट लाइट किससे बनी होती है, 7 डिफरेंट कलर से बनी होती। तो व्हाइट लाइट सेपरेट हो जाएगी 7 डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। व्हाइट लाइट सेपरेट हो जाएगी 7 डिफरेंट कलर्स में। अच्छा, सबसे ज्यादा डिविएट कौन होगा, सबसे ज्यादा डिविएट कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा डिविएट होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होगी, यानी वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और रेड सबसे कम डिविएट होगा। रेड क्या होगा, सबसे कम डिविएट होगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन किस पे डिपेंड करता है, ये आप देख लीजिए। एंगल ऑफ डिविएशन is inversely proportional to wavelength। जिसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गर होगी उसका एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, सबसे कम होगा। वेवलेंथ लॉन्गर, एंगल ऑफ डिविएशन कम, और वेवलेंथ शॉर्टर तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। वेवलेंथ लॉन्गर तो एंगल ऑफ डिविएशन कम, वेवलेंथ शॉर्टर तो एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिविएशन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। सबसे लॉन्गर वेवलेंथ रेड की होती है, तो रेड सबसे कम डिविएट होगा, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ होती है ना रेड की। लॉन्गर वेवलेंथ के कारण एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, कम होगा, इसलिए रेड कलर सबसे कम बैंड होगा। सबसे ज्यादा बैंड होने वाला कलर कौन सा होगा, वायलेट होगा। तो वायलेट सबसे ज्यादा बैंड होगा, ठीक है। तो ये तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है जिसमें व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे फॉल कराया जाता है और वो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो इससे हम समझ रहे हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये जो पैटर्न ऑब्टेन हुआ है ना, ये स्क्रीन पे पैटर्न ऑब्टेन हुआ है। स्क्रीन पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन हुआ है। तो स्क्रीन पे ये जो कलर्स ऑब्टेन हो रहे हैं कंटिन्यूअस ऑब्टेन हो रहे हैं। कंटिन्यूअस मतलब वायलेट चलता जाएगा, वायलेट चलेगा, धीरे धीरे वो इंडिगो आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा, विथाउट एनी गैप, है ना। विथाउट एनी गैप कलर के क्या होंगे, कलर्स कंटिन्यूअसली इस तरह से स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो वायलेट इंडिगो में मर्ज करने की कोशिश करेगा, इंडिगो ब्लू में मर्ज होगा, ब्लू ग्रीन में मर्ज होगा, ग्रीन येलो में मर्ज हो रहा होगा, येलो ऑरेंज में मर्ज हो रहा होगा, ऑरेंज रेड में मर्ज हो रहा होगा। विथाउट एनी गैप ये कलर्स हमारे स्क्रीन पर होंगे, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम, तो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है स्पेक्ट्रम obtained by the radiation emitted by the excited sample of atom, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय रेडिएशन एमिटेड बाय एक्साइटेड सैंपल ऑफ एटम। तो ऑलरेडी जो एक्साइटेड है मतलब जिसने एनर्जी ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर रखी है, जिस एटम ने ऑलरेडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है, वो एटम अगर एनर्जी रेडिएट करता है ना, जैसे मान लीजिए एक सैंपल है एटम्स का, इसमें एटम्स हैं
है ना, इनने ऑलरेडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी, तो ऑलरेडी क्या है, एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी। अब ये जो एनर्जी रिलीज करेंगे, ये जो एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि एक बार एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होना मतलब ये होता है कि एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं, एटम में क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। मान लीजिए एटम में इलेक्ट्रॉन यहां था, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने पहुंचा दिया ऊपर, तो ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया। एक्साइट हो गया तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, है ना। जैसे ही मैंने एनर्जी दी इसको, तो ये एक्साइट होकर ऊपर चला गया, ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला गया। ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जैसे ही गया तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये अगेन अपनी स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए कोशिश करेगा, तो अगेन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोशिश करेगा, तो ये वापस आएगा अपने इसमें, वापस आएगा तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी होगी वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी जो रिलीज करेगा उसको हम प्रिज्म से पास कराएंगे, और प्रिज्म से पास कराएंगे तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। बात आई समझ में, ठीक है। तो बात ये थी कि जो ऑलरेडी एक्साइटेड सैंपल है, जिसमें एक्साइटेड एटम रखे हुए हैं, वो एक्साइटेड एटम अनस्टेबल होंगे, तो वो अपनी स्टेबिलिटी दोबारा अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डी एक्साइट होगा, एटम डी एक्साइट होगा, और डी एक्साइटेशन के दौरान वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और जो एनर्जी रिलीज करेंगे उन एनर्जीज रेडिएशंस को अगर हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो जो पैटर्न ऑब्टेन होगा उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। बात आई समझ में, तो वो होगा एमिशन स्पेक्ट्रम। चलिए बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। तो एमिशन स्पेक्ट्रम किस तरह से होगा, तो हमारे पास एक एक्साइटेड सैंपल अगर है, एक्साइटेड सैंपल, एक्साइटेड सैंपल है, एक्साइटेड सैंपल किसका, एटम्स का, ठीक है। तो वो एक्साइटेड सैंपल डी एक्साइट जब होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, उस एनर्जी को अगर हम प्रिज्म से पास कराएंगे, उस एनर्जी रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास कराएंगे, तो वो कुछ पर्टिकुलर लाइंस देगा, कुछ पर्टिकुलर लाइंस देगा, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर लाइंस देगा स्पेक्ट्रम पे, है ना। सारे के सारे कलर्स जरूरी नहीं आए, हो सकता है उसने केवल ग्रीन लाइन रेडिएट करी हो, येलो लाइन रेडिएट करी हो, बाकी की लाइन रेडिएट ना करी हो। तो जो स्क्रीन पे पैटर्न आएगा, जो स्क्रीन पे पैटर्न आएगा वो इस तरह से आएगा, कुछ लाइंस आएंगी, बाकी पोर्शन क्या आएगा, डार्क आएगा, कुछ लाइंस होंगी, बाकी पोर्शन क्या आएगा, डार्क आएगा। कुछ ब्राइट लाइंस आएंगी, क्या आएंगी, ब्राइट लाइंस। आपको अगर ब्राइट लाइंस देखनी है तो इस तरह से ब्राइट लाइंस आएंगी, बाकी पोर्शन क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ब्राइट लाइंस आएंगी, जैसे मान लो इस तरह से ये रेड कलर की लाइन आ गई, ठीक है। कुछ ब्राइट लाइंस आएंगी, है ना, ये ब्लू कलर की लाइन आ गई, और मान लो ये बीच में कुछ ग्रीन कलर की लाइन आ गई, ठीक है। इस तरह से कुछ ब्राइट लाइंस आएंगी, बाकी पोर्शन क्या होगा, डार्क होगा, बाकी पोर्शन क्या होगा, डार्क होगा। तो कुछ ब्राइट लाइंस हमको दिखेंगी, इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जब ऑलरेडी एक्साइटेड सैंपल है, वो जब डी एक्साइट होगा तो कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस एमिट करेगा, पूरी व्हाइट लाइट एमिट नहीं करेगा, कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस, है ना। मान लो एटम ये था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा ना, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम प्रिज्म से पास कराएंगे तो वो कुछ ब्राइट लाइंस देगी, बाकी सब क्या देगा, डार्क पोर्शन देगा। तो कुछ ब्राइट लाइंस हमें मिलेंगी, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, डिसकंटिन्यूअस हो गया। दूसरा ये क्या है, एमिशन। क्या है ये, एमिशन। तो ये डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। और क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको हम। और डिस्क्रीट है ये, डिस्क्रीट है मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं अब नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आपको देखना होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले वो समझना होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा। मान लीजिए हमने व्हाइट लाइट पास कराई, ठीक है, व्हाइट लाइट हमने पास कराई, तो ये व्हाइट लाइट थी, ये सोर्स था व्हाइट लाइट का, एक बल्ब रख दो या कुछ भी एक सोर्स रख दो जो व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। ये व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है, व्हाइट लाइट एमिट कर रहा है। यहां पर हमने बीच में एक सैंपल रख दिया, डी एक्साइटेड सैंपल, डी एक्साइटेड सैंपल, या इसको बोलेंगे एब्जॉर्बिंग सैंपल, एब्जॉर्बिंग सैंपल रख दिया, ठीक है। तो यहां पर व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट किससे बनी होती, 7 कलर से बनी होती, 7 कलर से बनी होती। बीच में हमने रख दिया एब्जॉर्बिंग सैंपल, एब्जॉर्बिंग सैंपल में कुछ एटम्स होंगे जो डी एक्साइट होंगे। तो वो एटम्स क्या करेंगे,
इन एनर्जीज की कुछ रेडिएशंस को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्बिंग सैंपल क्या करेगा, एब्जॉर्ब पर्टिकुलर रेडिएशंस, एब्जॉर्ब पर्टिकुलर रेडिएशन, कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी रेडिएशन एज इट इज पास हो जाएंगे। जैसे मान लो ये 7 डिफरेंट कलर से था, तो इसमें से 2 रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी की 5 रेडिएशन क्या हो गई, एज इट इज पास हो गई। ठीक है ना, 7 कलर में से 2 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, बाकी की 5 रेडिएशन एज इट इज पास हो गई। तो जब वो बाकी की रेडिएशन हम प्रिज्म से पास कराएंगे, प्रिज्म से अगर पास कराते हैं तो ये प्रिज्म से पास करने के बाद एक स्पेक्ट्रा देगा। ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रा में क्या आएगा, जो लाइंस मिसिंग है ना, बाकी तो पूरा ब्राइट आएगा, जो लाइंस मिसिंग है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डार्क आ जाएगा। जो लाइंस मिसिंग है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डार्क लाइंस आ जाएंगी। तो कुछ डार्क लाइंस आएंगी और बाकी पूरा क्या आएगा, कलरफुल आएगा। ठीक है, मान लो ये पूरा आपका वायलेट कलर से है, बीच में एक डार्क लाइन आ गई, फिर आपका ब्लू कलर आ गया बीच में, है ना, फिर आपका येलो आ गया, फिर ऑरेंज आ गया, इस तरह से, और बीच में एक डार्क लाइन आ गई, डार्क लाइन आ गई, ये आपका वायलेट हो गया। ठीक है, डार्क लाइन आ गई, ये आपका ब्लू हो गया, फिर ग्रीन हो गया, येलो हो गया, फिर डार्क लाइन आ गई, ऑरेंज हो गया, फिर रेड हो गया, डार्क लाइन आ गई, फिर रेड हो गया, है ना। तो इस तरह से डार्क लाइन्स दिखेंगी। ठीक है, बाकी पूरी जो स्क्रीन है वो कलरफुल रहेगी, अलग अलग कलर्स रहेंगे, लेकिन कुछ बीच बीच में क्या रहेंगे, डार्क लाइंस रहेंगी। तो ये भी एक डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, और ये डिस्क्रीट कौन सा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है। क्लियर है, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। मतलब क्या, मतलब ये था कि एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको बाकी सब क्या डार्क दिख रहा था, कुछ ब्राइट लाइंस दिख रही थी, है ना। आपको पूरा जो स्क्रीन था वो डार्क दिख रहा था, बीच बीच में कुछ ब्राइट लाइंस दिख रही थी। ब्राइट लाइंस मतलब कलर वाली लाइंस दिख रही थी। वहां पर जो कलर वाली लाइंस थी वो यहां पर क्या हो जाएंगी, डार्क हो जाएंगी, और वहां पर जो डार्क स्पेस था वो यहां पर क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो एक दूसरे का क्या है, फोटोग्राफिक नेगेटिव। समझ रहे हो, वहां पर एमिशन स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा था, कुछ ही ब्राइट लाइंस आई थी, बाकी पूरा जो स्क्रीन था वो डार्क था। यहां पर क्या होगा, पूरा स्क्रीन कलरफुल होगा, बीच बीच में जहां पर वो ब्राइट लाइंस थी वहां पर यहां पर क्या हो जाएगा, डार्क लाइंस हो जाएगा। वहां पर जो ब्राइट था वो यहां पर डार्क हो जाएगा, और वहां पर जो डार्क था वो यहां पर ब्राइट हो जाएगा। सिंपल। तो ये क्या होता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है एक दूसरे का, फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइंस आ रही हैं। ठीक है, लाइंस आ रही हैं, यहाँ पर क्या आ रही हैं, यहाँ पर डार्क लाइंस आ रही है, बाकी पूरी स्ट्रिप क्या है, कलरफुल है। और वहां पर क्या आ रही थी, ब्राइट लाइंस आ रही थी, बाकी पूरी स्ट्रिप क्या थी, डार्क थी। किसमें, एमिशन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो होप ये समझ में आया होगा आपको। तो इसके आधार पर ये डिसाइड किया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जब डीएक्साइट या एक्साइट होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होता है, जैसे ऊपर से नीचे आता है, तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट ही एमिट करता है। सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट नहीं करता, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट ही एमिट करता है। इसका मतलब ये जो एनर्जी गैप है ये फिक्स है। ये एनर्जी गैप क्या है, फिक्स है। और ये एनर्जी गैप फिक्स है, इसका मतलब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं N1 और N2, इनकी एनर्जीज क्या है, फिक्स है। इनकी एनर्जीज फिक्स हैं, तो ये एनर्जीज क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो इसके आधार पर डिसाइड हुआ कि एटम्स में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी के होते हैं। यही बात रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसको एक्सप्लेन किसने किया, बोर ने किया। ठीक है, और बोर ने किस आधार पर किया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्टडी करने के बाद किया। आई बात समझ में। तो यही फेलियर था रदरफोर्ड मॉडल का, जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। और यही चीज किसने एक्सप्लेन कर दी, बोर ने एक्सप्लेन कर दी कि भाई एनर्जी के जो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है। आई बात समझ में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूं। होप आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।